नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं। इससे पहले वाला टॉपिक नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है पादप कार्यकी या पौधों में जनन। साथ ही कुछ क्वेश्चन हम विविध यानी मिश्रित भी देखेंगे। अभी टॉपिक नहीं समाप्त हुए, परंतु क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सभी के लेते हुए चलते हैं ताकि टाइम पर सारी चीजें समाप्त हो पाए। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। फोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? प्रकाश संश्लेषण, रस का आरोहण, जड़ें दबाव, स्वेद। आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर स्वेद आपका सही होगा। फोटोमीटर का यूज स्वेद यानी वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किया जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों के द्वारा वाष्प के रूप में पादप शरीर से बाहर निकाला जाता है। पौधों में होने वाला ये क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो फोटोमीटर का यूज किया जाता है वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए। स्वेद अगर देखेंगे ऑप्शन में है ना, तो कंफ्यूज होंगे। वाष्पोत्सर्जन शब्द को याद रखिए, उससे आपको याद करने में आसानी होगी। और स्वेद होता पसीना ही है, तो उस बॉडी से भी उसको जोड़ करके याद रख सकते हैं। पौधों में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है? ऑक्सीजन, Na, K, ABA। आंसर यहाँ पर के सही हो जाएगा। पोटेशियम जिसको कहेंगे, तो पौधों में रंध्र का खुलना पोटेशियम के प्रवाह के कारण होता है। रंध्र पौधों के अधिकांश वायवीय भागों, विशेष रूप से पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें मुख्य द्वार होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनियमन की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करते हैं। रंध्र से रंध्र में सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। ये रंध्रों के खुलने और बंद होने को भी नियंत्रित करते हैं। तो रक्षक कोशिकाएं होती हैं ये। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि रंध्र का खुलना क्या कहलाता है, या पोटेशियम के प्रवाह के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो आपका पोटेशियम। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण क्या होता है? नग्न बीजांड, या फिर निषेचन की अनुपस्थिति, बीज की कमी, या फिर अपरिपक्व बीजों का गिरना। आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर पहला नग्न बीजांड सही हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है नग्न बीजांड। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जो कि बीज पैदा करते हैं, लेकिन अंडाशय की इनमें कमी होती है। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं, और निषेचन से पहले और बाद में समय ये खुले रहते हैं। इसमें अंडाशय नहीं होने के कारण बीज उजागर होते हैं, इसलिए फल नहीं बनते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है। तो वही इसमें कहा गया था कि फलों के जिम्नोस्पर्म में फलों का जो निर्माण होता है किसकी कमी के कारण होता है? नग्न बीजांड सही होगा। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। वसंत की लकड़ी में, रस की लकड़ी में, दिल की या सख्त की लकड़ी में। आंसर यहाँ पर दिल की लकड़ी सही हो जाएगा। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो इसके दिल की लकड़ी की मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। अगला है पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण होता है। एक ही पौधे के अलग अलग फूलों में, एक ही फूल में अलग अलग फूलों में, एक ही फूल या एक ही पौधों के अलग अलग फूलों में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अलग अलग फूलों में। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण अलग अलग फूलों में होता है। जब एक ही पुरुष के परागण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे कहते हैं स्वपरागण। और इस परागण के होने के लिए अनिवार्य होता है कि पौधा द्विलिंगी हो, अर्थात एक ही पौधों पर दोनों लिंगों के जनन जो है वो अंग होने चाहिए। तो ये आपका स्वपरागण के अंतर्गत आएगा। तो पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण होता है अलग अलग फूलों में। अगला है एक बीज है, जुड़े हुए कार्पेल, पका हुआ बीजांड, पका हुआ अंडाशय, या फिर पका हुआ भ्रूणपोष। कौन सा सही होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पका हुआ बीजांड। एक बीज पका हुआ बीजांड है। वनस्पति विज्ञान में बीज एक अविकसित पौधा भ्रूण है, एक सुरक्षात्मक बाह्य आवरण में संलयन खाद्य भंडार है। अधिकांश बीजों में तीन भाग होते हैं, भ्रूण, भ्रूण, एंडोस्पर्म और बीजकोट। भ्रूण एक छोटा पौधा होता है जिसमें एक जड़, एक तना और एक से अधिक पत्तियां होती हैं। एंडोस्पर्म बीज का पोषक ऊतक होता है जो अक्सर स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संयोजन होता है।
अगला है निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है, आवरण से होता है, चालाजा से, बीजांड से या भ्रूण बैग से। आंसर यहाँ पर भ्रूण बैग से सही हो जाएगा कि निषेचन के बाद जो बीज है वो आवरण भ्रूण बैग से या अध्यावरण भी कहते हैं उससे विकसित होता है। निषेचित बीजांड जो कि लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है बीज के रूप में जाना जाता है। अध्यावरण बीजांड का सुरक्षात्मक आवरण है। निषेचन के बाद एक या दो सुरक्षात्मक अध्यावरण बीज आवरण में बदल जाते हैं जो पूरे बीज की रक्षा करते हैं। बाहरी अध्यावरण बाहरी बीज आवरण बनाता है और आंतरिक अध्यावरण आंतरिक बीज आवरण बनाता है। इसको टेस्टा और टैगमैन कहते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये तो आप सभी को पता है, फ्लोएम या जाइलम में, जा से जल और फा से फल। तो जल की जब बात होगी तो जाइलम ऊतक और फल यानी कि खनिज पदार्थों की जब बात होगी तो फ्लोएम ऊतक। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ये संवहनी पौधों में एक प्रकार का ऊतक है, पानी और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। और ऊतक में विभिन्न प्रकार की विशेष जल संवहक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें श्वास नली तत्व के रूप में जाना जाता है। जाइलम ऊतक से जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो कि पादप के सभी भागों से संबंध होती है। अगला इनमें से कौन सा मेल है जो कि सही नहीं है आपसे कहा गया है? क्वेश्चन देखेंगे तो 2023 में आया हुआ है। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता। इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ है, ये गलत है। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, झाड़ी जो होती है वो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, और लता की बात करेंगे तो कमजोर तना जो कि सीधा खड़ा नहीं हो सकता। इस तरीके से सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या होता है? वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जाइलम ऊतक के भीतर खिंचाव बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न बल पानी को जाइलम पाइप से ऊपर की ओर जाने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम किसके होते हैं? 50S, 30S, 80S, 70S। आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 70S प्रकार जो है वो सही होगा। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इन सभी का अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना एक अंतर कोशिकीय संरचना है और ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। अगला है, पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है? कुमेरिन, फेरुलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एथिलीन। आंसर यहाँ पर आपका ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो सही होगा। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब एब्सिलिक अम्ल उत्पन्न होता है। एब्सिलिक एसिड एक क्लासिक हार्मोन है जो पौधों के विकास में भाग लेता है, जिससे बीज अंकुरण, पौधे के अंग तथा ऊतकों का विकास संभावित होता है। इसके साथ ही पत्तियों के विलंघन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पर्णहरित से, वायुमंडल से, प्रकाश से या फिर मृदा से? आंसर की बात करेंगे तो अपना पोषक तत्व ये प्रदान प्राप्त करते हैं ऑप्शन डी यानी कि मृदा से। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। मृदा से प्राप्त जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में होने वाली ये क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है और ये आपकी है प्रक्रिया 6CO2 + 12H2O। 6CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O में जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित और ग्लूकोज बनता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2। इस तरीके से कई बार ये ग्लूकोज वाला फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, परागण की सुपरिभाषा इनमें से क्या है? तो परागण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, परागकण का अंकुरण या फिर बीजाणु तक पहुंचना या कीटों का फूलों तक पहुंचना। आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा, परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की जो क्रिया है वो इसमें आएगी। परागकण के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागण। दो टाइप होते हैं, स्वपरागण और आपका परपरागण। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आंसर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनके क्रॉस परागण से बनने वाले पौधों को क्या नाम दिया जाता है? संकर पौधा, मुख्य पौधा या फिर निष्क्रिय पौधा या फिर उत्परिवर्ती पौधा, कौन सा सही होगा? साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। बाकी इससे पहले वाले नहीं भी देखे हो वीडियो तो अवश्य देख लीजिएगा। लाइक का टारगेट 400 लाइक कंप्लीट होते ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पर तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। आंसर यहाँ पर संकर पौधा सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधे को संकर पौधा कहते हैं। अगला है हैप्लाइट पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं जड़ जीवाणुओं की वृद्धि के द्वारा, कली जीवाणुओं की वृद्धि, पत्ती जीवाणुओं की वृद्धि या परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि के द्वारा। तो परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि के द्वारा सही हो जाएगा। हैप्लाइट पौधे परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हैप्लाइट को वर्तिकाग्र या पराग संवर्धन द्वारा उत्पादित किया जाता है क्योंकि इनमें अगुणित लघु बीजाणु जो है वो होते हैं। अगला, रात के समय ये सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करता है या फिर रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। रात के समय पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं जिससे दम घुटने का डर रहता है। पौधों में श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल हो जाती है, परंतु रात्रि में प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है और पौधों के श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं? पंखुड़ियां और गर्भकेसर, पुंकेसर और गर्भकेसर, बाह्यदल और पंखुड़ियां या बाह्यदल और पुंकेसर। तो आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि पुंकेसर और गर्भकेसर या स्त्री केसर भी लिखा रहता है, इसी को ही कहते हैं। तो पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है और ये परागकणों में पाया जाता है तथा मादा अंग स्त्री केसर या गर्भकेसर कहलाता है, ये बीजांड में पाया जाता है। तथा पुंकेसर और स्त्री केसर को प्रजनन अंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है? अंधेरे में, छाया में, प्रकाश में, लौ रहित माध्यम में। आंसर यहाँ पर आपका लौ रहित माध्यम सही होगा। जब पौधों को लौ रहित माध्यम में उगाया जाता है तब क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। प्रकाश की उपस्थिति के बावजूद लोहा, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्वों की कमी अथवा किसी बीमारी के कारण सामान्यतः पर्णहरितधारी अंगों में पर्णहरित के अभाव के कारण पीलापन देखने को मिलता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम, एपिडर्मिस या फ्लोएम या कैम्बियम। आंसर यहाँ पर पहला जाइलम ऊतक सही हो जाएगा। जाइलम ऊतक पौधों में जल परिवहन का काम करते हैं और पौधे जड़ के द्वारा जो मिट्टी है उससे जल को अवशोषित करते हैं। जड़ के द्वारा अवशोषित जो जल है तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज हैं तथा लवण जाइलम ऊतक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। पौधों में विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से वाष्पन की क्रिया जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसके सहयोग से कार्बन युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह आपकी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर कैल्शियम जो है वो सही होगा। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करता है। हवा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण भी करता है। अगला क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या फिर सक्यूलेंट। आंसर यहाँ पर आपका सी हेलोफाइट सही हो जाएगा। ऐसे पौधे जो सीमित पानी में लवणता की अधिकता वाली जगहों में उगते हैं उनको कहते हैं लवण मृदोद्भिद। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहते हैं जीरोफाइट्स और जल में उगने या तैरने वाले पौधों को कहते हैं जलोद्भिद। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों ही पूछे जाते हैं। इसमें से ये जो पहला वाला है लवण मृदोद्भिद, इससे क्वेश्चन आपका शायद टीआरई पीआरटी में फेज 1 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं?
मरुदोद्भिद या समोद्भिद या ग्लाइकोफाइट, लवण, मृदोद्भिद? आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को लवण मृदोद्भिद कहते हैं। इस प्रकार के पौधों का विकास लवणीय मिट्टी में अच्छी तरीके से होता है। अधिकांश लवण मृदोद्भिद में पत्ते मोटे होते हैं और पूरे रसीले, आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं और अक्सर दिखने में कांच के समान चमकीले होते हैं। अगला है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, पैरेन्काइमा टिश्यू से, मेरिस्टेम, जाइलम टिश्यू? आंसर यहाँ पर जाइलम टिश्यू सही होगा। संवहनी पौधों में जल का संवहन जाइलम टिश्यू के द्वारा खनिजों को फ्लोएम टिश्यू के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। जाइलम को प्रायः काष्ठ भी कहते हैं। संवहनी ऊतक है। इसके दो कार्य हैं, जल और खनिज लवणों का संवहन करना, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलयों को गिन करके की जाती है। पौधों की आयु का निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। अगला प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर परऑक्सीसोम? आंसर यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट सही हो जाएगा। पौधों का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया के उपरांत ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला है, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या नहीं फोटोसेंसिटाइजेशन या फिर फोटोसिंथेसिस? आंसर यहाँ पर बात करें तो फोटोसिंथेसिस सही हो जाएगा, जिसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और वही बात यहाँ पर लिखी है कि पौधे इसी क्रिया के द्वारा अपना भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के द्वारा ही होती है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, सोडियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? आंसर यहाँ पर आपका सोडियम जो है वो सही होगा। पौधों की लंबाई वृद्धि में नाइट्रोजन मुख्य तत्व होता है और यद्यपि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 9 प्रकार के दीर्घ मात्रिक तत्व और 8 प्रकार के लघु मात्रिक तत्व की आवश्यकता होती है। इसमें दीर्घ मात्रिक तत्व कौन से हैं? ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। इसके अलावा लघु की बात करते हैं तो लघु मात्रिक तत्व में लोहा, तांबा, जस्ता, निकेल, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन ये सब आते हैं। सोडियम पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, क्लोरोफिल की में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट? आंसर यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो सही होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ये खनिज लवण ऊतकों का निर्माण तथा पौधों की सारी क्रियाओं को प्रभावित करता है। अस्थियों और दांतों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है जो कि ऑक्सीजन संवहन में भाग लेता है। अग्नाशय हार्मोन में सल्फर और जिंक प्रमुख रूप से रहते हैं। रक्तोत्पत्ति के लिए कोबाल्ट आवश्यक है। ट्रिप्सिन में क्रोमियम रहता है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम देखेंगे जो आपका विविध वाले क्वेश्चन है उसके कुछ क्वेश्चन। इनमें से कौन सी क्रिया पौधों पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? श्वसन, ज्वालामुखी उद्भेदन, कार्बनिक पदार्थों का क्षय या फिर प्रकाश संश्लेषण? आंसर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण सही हो जाएगा कि ये जो क्रिया है पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम जो है वो कर रही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। उसी के आधार पर आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन इस विविध टॉपिक से। मिश्रित क्वेश्चन होंगे और इसके बाद टीचिंग वाले पोर्शन के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड आपका क्या है? इसमें से न्यूक्लियोसाइड आपका प्यूरिन, पायरिमिडीन और चीनी को जो है वो कहेंगे। तो ये नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा के मध्य एन ग्लाइकोसिडिक बंध के बनने से बनी इकाई है। तो न्यूक्लियोसाइड शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार। अगला है, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण किसका है? ग्रीन एल्जी, स्नो कैपर्ड, राना टिग्रीना, चाइना रोज? आंसर यहाँ पर राना टिग्रीना जो है वो सही होगा। द्विपद वैज्ञानिक संबंधित नाम का उदाहरण राना टिग्रीना, ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है। भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े आकार का मेढक है। राना टिग्रीना प्रकृति में ज्यादातर एकांतवासी रात्रिचर होते हैं। मुख्यतः म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं। अगला है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर का विकल्प इनमें से कौन सा है? साइक्लोडेक्सट्रिन या एस्पार्टेम या सैकरीन या फ्रक्टोज? आंसर यहाँ पर आपका एस्पार्टेम सही हो जाएगा। आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर का विकल्प है एस्पार्टेम। ये शुगर फ्री होने के साथ कृत्रिम मिठास उत्पन्न करती है। एस्पार्टेम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र है C14H18N2O5। ये सुक्रोज से 100 से अधिक गुणा अधिक मिठास उत्पन्न करता है। सैकरीन भी एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कि कृत्रिम मिठास का आभास करती है। एक कृत्रिम शर्करा भी है। अगला, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? कोलाइड बनने से रोकने में, क्लोराइड जो है उनको स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, मिश्रण को स्थायी करने में, सुगंधित करने में? आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। कोलाइड को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। आइसक्रीम में कोलाइड है और कोलाइड को स्थायी करने में और क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए जिलेटिन का यूज किया जाता है।
जिलेटिन एक रंगहीन स्वादहीन खाद्य पदार्थ है और ये कोलेजन से प्राप्त किया जाता है। इसके प्रयोग से आइसक्रीम को नरम बनावट और ताजा स्वरूप प्रदान करने में भी मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, ये आपका एक क्या है? साधारण प्रतिवर्ती क्रिया, अधिग्रहित प्रतिवर्ती, जन्मजात या प्राकृतिक? आंसर आपका अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये क्रिया वंशानुगत नहीं होती बल्कि ये जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाना एक अधिग्रहित प्रतिक्रिया का उदाहरण है। जन्मजात इसलिए भी नहीं, वंशानुगत इसलिए भी नहीं होती, इस चीज को ऐसे भी समझिए ना। आपको कैसे पता चला कि कौन सा खाना अच्छा है कौन सा खराब है? तो आपकी पसंद नापसंद वातावरण में आकर के धीरे धीरे क्रिएट होती है। तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक है, तृतीयक है? कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता सही हो जाएगा। उपभोक्ता के अंतर्गत विविध पोषी जीव आते हैं। जब हम बकरी या पेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे मांसाहारी हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं का अपना भोजन बनाते हैं, जैसे चूहे का बिल्ली द्वारा, हिरन का भेड़िया द्वारा खाया जाना इत्यादि। ये शाकाहारी भी होते हैं। तृतीय उपभोक्ता वे जंतु होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, अर्थात केवल मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक का सांप द्वारा खाया जाना, शेर इत्यादि इसी श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, सैप के आरोहण के लिए डैश जिम्मेदार बल है? केशिका, जड़ दबाव, बाष्पोत्सर्जन, गुरुत्वाकर्षण? आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सैप का आरोहण के लिए केशिका बल तथा बाष्पोत्सर्जन खिंचाव दोनों जिम्मेदार हैं। इसके साथ साथ ससंजन और असंजन बल भी इसमें जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? प्रोटीएज है, एमाइलेज है, रेनेट है, लाइपेज है? आंसर यहाँ पर प्रोटीएज जो देखना है वो सही हो जाएगा। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम जो होता है वो प्रोटीएज एंजाइम होता है। ये जैविक एंजाइम है और ये दाग और पानी के घोल के बीच प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है और परिणाम स्वरूप डिटर्जेंट दाग हटाने में भी सहायता करता है। अगला है, परस्परवाद और प्रोटो कॉपरेशन इनमें से क्या है? ऋणात्मक अन्योन क्रिया, धनात्मक या दोनों? कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर धनात्मक अन्योन क्रिया सही हो जाएगा। परस्परवाद और क्योटो और प्रोटो कॉर्पोरेशन धनात्मक अन्योन क्रिया जो है इसमें आपका आता है। बाकी इसी के बारे में लिखा है, इसमें ऐसा कोई और खास पॉइंट नहीं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ऑर्गेनेल को डैश के द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है? एक्सरे विवर्तन, क्रोमेटोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी या डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन? आंसर यहाँ पर डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन सही हो जाएगा। ऑर्गेनेल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। यह अलगाव केंद्रापसारक बल द्वारा संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में नमूने में मौजूद कणों या कोशिकाओं को एक तरल माध्यम से केंद्रापसारक बल के द्वारा नीचे भेजा जाता है। अब देखते हैं हम टीचिंग वाले पोर्शन की तरफ, क्योंकि हमने कहा था 10 क्वेश्चन इसके कराएंगे। ये हमारा चैप्टर था पादप कार्यकारी या पौधों में जनन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो प्राइमरी में आया हुआ है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में प्रश्न आया था, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम? इनमें से एक सटीक, इनमें से कोई नहीं। आंसर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियां और जड़ों से टेक्सॉल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। यूज इसका कैंसर के इलाज में किया जाता है। इतना ही, एक ही क्वेश्चन इसमें देखने को मिला। और अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? लेंस, कार्निया, पूरी आंख या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड और शिफ्ट नंबर 2। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।